हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किया था हमने, सीरीज और पैरेलल, और उनका रिलेशन निकाला था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। और आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अगर आप कंपटीशन में एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 7। देखिए, तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि कोई सर्किट है, ठीक है, सपोज करो सर्किट किसी भी टाइप का हो सकता था, ऐसे करके। सपोज करो ये 12 वोल्ट, ये 4 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, आपसे पूछा करंट, फाइंड द करंट इन बोथ रजिस्टर, फाइंड द करंट इन बोथ रजिस्टर। तो बहुत सिंपल होता था, क्या होता था कि हम आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट है वो हो गया आपका 4 + 2, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो दैट इज 6 ओम। और जो V है वो है आपका 12 वोल्ट। तो हमें पता है V = IR, सो I = V/R। ठीक है, आर इक्विवेलेंट तो V 12 और दैट इज 6, तो दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हम बता देते कि भाई करंट ऐसे 2 एम्पियर फ्लो हो गया। सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर यहाँ भी 2 एम्पियर है तो वो यहाँ भी 2 एम्पियर हो गया। तो इस तरह के सर्किट में हम करंट, ठीक है, डिफाइन कर लेते थे इजीली कि भाई ऐसे करंट है। अब हमेशा सर्किट जो है बहुत ही सिंपल तो मिलने नहीं है कि भाई सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई हो जाए। आफ्टर सम टाइम सर्किट क्या हो गए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गए। अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऐसे वो सर्किट होते हैं जिनमें हमें आइडेंटिफाई करना टिपिकल हो जाता है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज हैं, कौन से पैरेलल हैं। तो जब हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आती थी हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, और फिर एक से अधिक बैटरी लग जाती थी इसमें। ठीक है, एक से अधिक सेल होते थे, एक से अधिक रेजिस्टेंस होते थे, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते थे। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने के लिए फिर एक, ठीक है, एक अलग से रूल बनाया जो किरचॉफ ने दिया था, और उसको हम जानते हैं किरचॉफ के नाम से, किरचॉफ्स लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ने हैं हमें। किरचॉफ्स लॉ या रूल भी बोल सकते हो। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए, उनको सोल्व करने के लिए 2 लॉ दिए। ठीक है, तो किरचॉफ्स गेव 2 लॉ फॉर सोल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। बहुत सिंपल था कि किरचॉफ ने 2 लॉ दिए। तो किरचॉफ gave 2 law or rule for solving complicated circuit, complicated circuit। ठीक है, तो किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता था तो उसमें करंट निकालने के लिए। तो आज हम उन्हीं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो था वो था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल। ठीक है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जंक्शन लॉ। यानी किरचॉफ जंक्शन लॉ। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ या रूल। ठीक है, याद रखना है। तो पहले लॉ को हम, फर्स्ट लॉ को हम 3 नामों से जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। क्या था ये? बहुत सिंपल लॉ दिया था। इन्होंने बोला था कि इफ
देयर आर numbers of currents meet at a point, उस पॉइंट को उन्होंने जंक्शन नाम दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला द टोटल सम ऑफ ऑल करंट, ठीक है। इनमें ऑल करंट का मतलब होता था इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इज जीरो, ठीक है। बहुत सिंपल होता। इन्होंने बोला था कि एक जंक्शन, एक पॉइंट पर जितने करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट। या तो आप इसको बोल लो या फिर दोनों का सम करोगे तो सिंपल इज जीरो आ जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि इस एक जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट एंड जाने वाला करंट वो आपस में, ठीक है, मतलब इनकमिंग और आउट गोइंग, इन दोनों का सम क्या बोल दिया उन्होंने, जीरो बोल दिया। बहुत सिंपल था। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखो ये बोला कि सपोज करो कि ये एक पॉइंट है जिसे हम जंक्शन बोल दें, इस पर ये देखो दो करंट्स आ रहे हैं और सपोज करो दो करंट्स आउटसाइड जा रहे हैं, ऐसे मान लें समझने के लिए। ये पॉइंट है पी पॉइंट, इसको हम जंक्शन बोलेंगे। जब टू एंड मोर करंट्स मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इस करंट को आप मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3 और इसको मान लो I4। तो इन सब का सम जीरो बोला है इन्होंने, यानी सम ऑफ IN इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या था, अब करंट की डायरेक्शन को लेना है कि अब इसमें दो डायरेक्शन है। जो करंट इनकमिंग हो रहे हैं टुवार्ड्स दी सेंटर, उन्हें आप पॉजिटिव ले लिए तो आउटवर्ड वालों को नेगेटिव ले लिए, या इनको नेगेटिव ले लिए तो उनको पॉजिटिव ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है उन्होंने बोला कि I1 इनसाइड के को हम पॉजिटिव मानना है एंड I2 एंड माइनस I3, देखिए आउटसाइड का ये बाहर जा रहा है, एंड माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। सो इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट लॉ, सिंपल सा लॉ था, बहुत सिंपल, कि जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउट गोइंग करंट होगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी एंटरिंग करंट इज इक्वल टू एग्जिट करंट, ठीक है। मतलब जितना करंट ने एंटर किया है उतना ही वो एग्जिट होगा, आउटसाइड में जाएगा। तो सिंपल है, इस लॉ को समझ सकते हैं हम इस तरह से। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसका ये डिपेंड किस पर करता है। अगर ये प्रिंसिपल सोचे तो इट्स फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आउटसाइड चला जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो सिंपल एक लॉ था इनका फर्स्ट, और इसको हम जंक्शन लॉ के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे बोले कि सपोज करो यहाँ से 2 एम्पियर करंट्स, ठीक है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट्स, ऐसे करंट फ्लो हुआ और इधर चला गया आपका सपोज करो 1 एम्पियर। तो आपसे पूछा बताइए यहाँ कितना करंट होगा। तो बहुत सिंपल, ये इनकमिंग करंट है और ये आउट गोइंग करंट है। सपोज करो यहाँ से जो करंट गया वो x एम्पियर गया, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट्स। तो हम लिख सकते हैं 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्लस x एम्पियर। क्लियर हो गया। तो 3 और 2 5 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्लस x एम्पियर। 1 एम्पियर को इधर को घटाओगे तो 4 एम्पियर इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 4 एम्पियर। क्लियर है।
तो x की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई यहाँ से। भाई आप देख लीजिए 2 और 3 5 एम्पियर करंट एंटर करा है, यहाँ से 1 एम्पियर लीव आउट हो गया, ठीक है, आउट गोइंग चला गया, तो बचा कितना 4, तो 4 इधर से चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल लॉ था आपको जो क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट लॉ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल फर्स्ट लॉ पर अगर आप करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है, सर्किट का ये पार्ट है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सर्किट का पार्ट है। ठीक है, ऐसे करके सर्किट का पार्ट है। तो इसे मान लीजिए 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर है। करंट ऐसे आया, सपोज करो 4 एम्पियर, क्लियर, 4 एम्पियर करंट आया, और इधर से करंट आया आपका 2 एम्पियर, क्लियर है। इधर देख रहे हैं, इधर करंट चला गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो आपसे पूछा बताइए इस वायर में कितना करंट फ्लो हुआ होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये वाला करंट इनकमिंग हो रहा है, ये वाला भी करंट इनकमिंग हो रहा है, ये वाला करंट आउट गोइंग हो रहा है, ये वाला करंट भी आउट गोइंग हो रहा है, यानी 2 करंट्स इनकमिंग है और 2 करंट्स आउट गोइंग है। अच्छा, ये हम कल भी इससे पिछले लेक्चर में भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर करंट अगर 4 एम्पियर है तो यहाँ भी 4 एम्पियर होगा, यहाँ भी 4 एम्पियर होगा। इस सेल के कारण या इस बैटरी के कारण करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जो करंट जो सेल है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, करंट थोड़ी ना प्रोड्यूस करेगा। इसका काम है केवल एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अगर 4 एम्पियर यहाँ है तो यहाँ भी 4 ही एम्पियर होगा। अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा। तो अब देखते हैं इनकमिंग करंट्स, इस आर्म से कितना आया, इस आर्म से करंट आया 4 एम्पियर, इस आर्म से आया 2 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और जो लीव आउट हुआ है सपोज करो लीव आउट हो गया x एम्पियर, तो 4 और 2 6 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 5 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स की वैल्यू 5 एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट लॉ को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड लॉ पढ़ते हैं हम, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ किरचॉफ्स सेकंड लॉ या इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये वोल्टेज लॉ या फिर हम इसको बोलते हैं, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ, या इसको हम शॉर्टकट में जो जानते हैं हम इसे जानते हैं KVL, याद रखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये लूप लॉ है, ठीक है, लूप लॉ है ये सब, लूप लॉ। लूप लॉ का क्या मतलब है, क्लोज। तो ये कह रहा है, इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि इन ए क्लोज्ड सर्किट, यानी सर्किट क्लोज होना चाहिए, यानी लूप जो है वो क्लोज होना चाहिए। द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो। बहुत सिंपल लॉ दिए थे इन्होंने, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो, यानी इन्होंने बोला था कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो, सबका पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग और सेल के जो अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल बनेगा उन सबका सम क्या है, वो जीरो है। बहुत सिंपल लॉ दे दिया इन्होंने भी। ठीक है,
तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई पोटेंशियल जो होता है सबका सम क्लोज सर्किट में बोलोगे तो वो क्या है, वो जीरो है। चलो जी, ये चीज़ समझ में आई। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें आगे, भाई कैसे समझें क्या होता है इसमें। तो इन्होंने बोला कि सपोज करो एक सर्किट ले लो, ठीक है, एक सर्किट ले लीजिए, ऐसे करके, ये ले लिया। पहले सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं, बाद में फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे वहाँ, क्योंकि सिंपल सर्किट को तो हम इजीली वैसे भी सोल्व कर सकते थे। अब इसमें पूछा कि भाई इसमें करंट कितना हुआ, ठीक है, करंट कितना फ्लो होगा, तो इन्होंने लूप लो लगा दिया, ठीक है, ABCD। लूप लो क्या होता है, यानी लूप लो होता है कि जहाँ से आप शुरू करोगे वहीं क्लोज करोगे, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है डायरेक्शन का, ठीक है, एक डायरेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं कि हमें डायरेक्शन कैसे लेनी है। अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, सेल से, तो आपको पता है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अगर आप सेल से ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो जो पोटेंशियल है वो आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल दे दे या फिर EMF दो, जो भी आपको दे दे उसको वो ऐसे ही लिखना है। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखिए, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगा। सेल के लिए तो ये याद रखें, क्लियर है। डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपोजिट पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो फिर इसको नेगेटिव मानना है आपको। एक होते हैं इसमें रेजिस्टेंस। सपोज करो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस में साइन जो लगाने वो ऐसे लगाने, जिधर से करंट एंटर करता है उसे पॉजिटिव और जिधर से लीव आउट करेगा वो नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव हो जाएगा फिर यहाँ भी। और ऐसे करके अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और आप अगर ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तो करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब होगा आपका आंसर पॉजिटिव। क्लियर है। तो आपको ये साइन याद रखने हैं, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो डिक्रीज होगा, तो -V लिखेंगे, और माइनस से प्लस जाएंगे तो इंक्रीज होगा, दैट इज़ पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए बैटरी आपको प्लस माइनस, इसका मतलब हमें पता चला कि इसमें सपोज करो करंट आई और ये आई इधर से आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और करंट वही आई है। आपसे आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, कहीं से स्टार्ट कर दीजिए। आप लूप ले लीजिए, मैंने बोला था कि क्लोज लूप लेना है। लूप आप मान लिए ABCDA, क्लियर है, यानी जहाँ से स्टार्टिंग किया वहीं एंड करना है, क्लोज जब भी बनेगा। A से V पर कुछ है रेजिस्टेंस वगैरह, कुछ नहीं है, आ गया वो। V से C पर है, B से C पर है 4 ओम का। करंट कितना आ रहा है I, तो पोटेंशियल क्या होता है IR। चल कैसे रहे हो, प्लस से माइनस क्या होगा, डिक्रीज, तो आप लिखोगे -4I। क्लियर है। अच्छा जी, C से D जा रहे हो, तो प्लस से फिर माइनस जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो तो फिर नेगेटिव होगा। करंट कितना आ रहा है I, और ये कितना है 2, तो ये हो गया आपका -2I। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, D से A आ गए, अब बैटरी आ गई आपकी, बैटरी और सेल जो भी है। अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, प्लस होता है, तो इसे लिखोगे +12 और =0। क्लियर हो गया। तो देखिए -4I और -2I -6I और 12 को उधर ले जाइए, तो ये हो गया आपका -6I =-12, माइनस से माइनस कैंसिल, सो I =12/6, दैट इज़ 2 एम्पियर। क्लियर है, हमने निकाला था ये। इसको हम वैसे इजी मेथड से निकाल सकते थे, लेकिन मैंने भी ये नहीं समझाया, मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि हमें क्लोज में चलना कैसे है, ठीक है, क्लोज लूप बनाते हैं तो कैसे चलना है। बाकी तो आपको पता है कि किरचॉफ कहाँ यूज़ करना है, वहाँ करना है जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, नंबर ऑफ बैटरीज हो, नंबर ऑफ सेल लगा दिए हों, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे दिए हों, अलग अलग आर्म में। ये तो I एक ही करंट है, हो सकता है I1 I2 I3 बहुत सारे करंट हो, सबकी वैल्यू निकाल ली हो, तब हमें ये फॉलो करना है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा लॉ है।
डायरेक्शन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बैटरी या सेल में जो डायरेक्शन लेनी है आपको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। यानी डिक्रीज और इंक्रीज ऐसे ही रेजिस्टेंस में लगाना है। तो रेजिस्टेंस में पॉजिटिव किधर होता है, जिधर से करंट एंटर करता है, नेगेटिव किधर होता है, जिधर करंट लीव आउट करता है। तो ठीक है, ऐसे लगाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव। बस आप ये साइन रखेंगे तो आप टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। ये कंसेप्ट में आपको सेट रखना है। किरचॉफ्स लॉ हो गया, वोल्टेज लॉ, वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यहाँ वोल्टेज का सम करना है, ठीक है, आ रहा है समझे। इसमें वोल्टेज का सम करना है, पहले में करंट का सम करना था, क्लियर है भाई। इसमें वोल्टेज का सम करेंगे। वोल्टेज किसके अक्रॉस हो सकता है, सेलों के अक्रॉस होगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा अगर करंट फ्लो होगा, बाई V=IR। तो ये लेना है आपको। तो ये चीज़ कुछ हो गई क्लियर। इसके एक दो न्यूमेरिक्स करते हैं तो ये आपका टॉपिक पूरा फुल और फाइनली क्लियर हो जाएगा, और आप सभी तरह के क्वेश्चंस को किसी भी बुक से सोल्व कर सकते हैं। और एक बात और पूछ लेते हैं कि जैसे पहला लॉ जो था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो ये लॉ किसको फॉलो करता है, ये करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, याद रखना है। दिस लॉ फॉलो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, ठीक है। अब इस पर हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपका ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए। देखिए फटाफट, ठीक है। एक और इजी सा सर्किट बना लेते हैं, फिर इसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना लेंगे। ठीक है, केवल हमें कंसेप्ट समझना है, बाकी आप कैसे भी वैल्यू रखते जाइए। सपोज करो यहाँ रख लो 10 वोल्ट, यहाँ रख लो 20 वोल्ट, यहाँ रख लो 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम ले लीजिए, और बेशक यहाँ भी 5 ओम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना है कंसेप्ट, वैल्यू कैसे भी रख लीजिए, ठीक है। अब आपके पास देखो दो क्लोज लूप हो गए, इनको नाम रख दो ABCDE और F, क्लियर है। तो क्लोज लूप में चलना है, कहीं से भी चलना शुरू कर दीजिए, यहाँ से चल लीजिए ऐसे, ठीक है। और इसमें भी चल देंगे हम ऐसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी जिस पॉइंट से शुरू करना है बस उसी पर एंड करना है, ध्यान रखना है, साइनों को याद रखना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले ले लीजिए इन लूप, कौन सा लूप लोगे, ABEFA। चलो जी ABEF ले, A से B पर चले और पहले करंट को फ्लो करा लें, भाई करंट भी तो फ्लो कराना पड़ेगा। तो सपोज करो यहाँ से करंट चला I1, क्लियर है, और यहाँ से करंट चला I2। तो देखो इस आर्म में आकर करंट I1 + I2 हो जाएगा, और फिर ऐसे ही करंट इसमें I1 चला जाएगा और इसमें I2 चला जाएगा। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर हो गया। फाइंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। चलो जी I1 I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए जी फटाफट A से B पर चलिए। देखिए साइन लगा लीजिए इसमें, ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस हो गया। बैटरी पता ही है प्लस से माइनस, करंट इधर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बैटरी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सब साइन लगने के बाद चल दिए, प्लस से माइनस चल रहे हैं, प्लस से माइनस जाएंगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो -5I1। इधर आ जाइए, प्लस से माइनस माइनस होता है, कितना रेजिस्टेंस है 5, और करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है I1 + I2। यहाँ आ जाइए, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक बैटरी है तो बैटरी में लगा लेते हैं, माइनस से प्लस चल रहा है, माइनस से प्लस पॉजिटिव होता है। तो ये 10 दैट इज़ 0, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -5I1 और -5I1 एंड -5I2 इज इक्वल टू -10, ठीक है। -5 यानी -10I1 -5I2 इज इक्वल टू -10। यहाँ से आप -5 कॉमन कर लीजिए ताकि इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाए।
2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, तो इक्वेशन बन गई 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? इसे दे दो फर्स्ट इक्वेशन का नाम, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए किस रूप में जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, मैंने बताया था, यहाँ से शुरू करें, बी सी डी ई वी। चलो अब आप लूप ले लीजिए, बी सी डी ई वी, ठीक है। तो वी से सी चलना है, वी से सी चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट कितना आ रहा है I2, तो ये हो गया 5I2। बैटरी आ गई, प्लस से माइनस चल रहे हैं, प्लस से माइनस चल रहे हैं तो नेगेटिव, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव फिर जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और ये 5 और इसमें जो करंट है वो है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए तो इसको भी सोल्व कर लीजिए, 5I2 माइनस 20 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। 20 को उधर ले जाइए तो 5I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 20, और यहाँ भी अगर हम 5 कॉमन कर लें तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 20। सो हम लिख सकते हैं I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ 2I1 है, वहाँ I1 है, तो क्या करें हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में। तो आप लिखिए मल्टीप्लाई, अब ये तो लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन रह गया, मल्टीप्लाई बाय 2 इन सेकंड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 1 से, ठीक है। यहाँ से तो बस केवल सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसे लिख लीजिए 2I1 प्लस 2 जा 4I2 इज इक्वल टू 8, और इस इक्वेशन को लिख लीजिए नीचे 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4I2 में से I2 गया तो 3I2, और 8 में से 2 गया तो 6, तो I2 की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। क्लियर? I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, और I2 की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए तो आपसे I1 की वैल्यू भी निकल जाएगी। यहाँ पुट कर लीजिए 2I1 प्लस 2, ठीक है, 2I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2I1 इज इक्वल टू 0, सो I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, करंट 0 नेगेटिव सब तरह का आ सकता है। तो ये हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना था, यहाँ हमने वैल्यू रखी है तो ऐसी वैल्यू रखने से ये करंट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें केवल कंसेप्ट समझना था। क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, माइनस दैट इज माइनस एंड दैट माइनस, तो 4 3 6 आ गया, तो I2 की वैल्यू सही है, 2 एम्पियर ही आई है। I2 की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई, तो यहाँ हो गई 2 एम्पियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज I1 की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ बस कंसेप्ट समझना था हमें। वैल्यू आप सही रखेंगे तो आपके करंट वैल्यू जो है आती रहेंगी, और करंट्स आपका 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का करंट आ सकता है। चलो एक और सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्किट ले लिया हमने। सपोज करो यहाँ से करंट ऐसे आया, इसमें ऐसे एंटर कर रहा है, इसमें ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये है 4 वोल्ट, ये है 1 वोल्ट, और ये है 2 वोल्ट। ठीक है, इनके पोटेंशियल कम है तो ज़्यादा वाला वोल्टेज या करंट एंटर कर जाएगा। और इसको मान लेते हैं, ये है आपका 4 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 2 ओम। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं कि ये है आपका I1,
इसे मान लेते हैं I2 और इसे मान लेते हैं I3, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं। या यहाँ से I चला लीजिए, इसे लिख लीजिए I1, तो इसे लिख देंगे I माइनस I1, तो आपके ऊपर है जैसे आप चाहो, ठीक है। जो I1 है वो I2 प्लस I3 के इक्वल ही आ जाएगा। I1 किसके इक्वल है? I2 और I3 के, ठीक है। तो आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे पुट करना है आपको, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में भाई I1 ही देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो आप लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, या तो आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और या फिर इसे I मान लेंगे, तो यहाँ से I1 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपके फिर I माइनस I1, ठीक है। यहाँ से करंट I1, जैसे आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपके ऊपर कंडीशंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपकी। तो देखिए हमें क्या करना है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 लूप बना लीजिए, इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B, इसे मान लीजिए C, इसे मान लीजिए D, इसे मान लीजिए E और इसे मान लीजिए F, ठीक है। तो पहले आ जाइए इन लूप A B C F A, इन लूप A B C F A, यानी A से चल रहे हैं हम इधर, तो A से पहले चले तो देखो बैटरी आ गई। बैटरी कैसे चल रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट भी ऐसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ देखिए करंट ऐसे होकर ऐसे आ जाएगा घूमता हुआ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो ये करंट ऐसे आ रहा होगा घूमकर, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर है? चलिए जी देखिए, यहाँ से लीजिए तो ये हो गया प्लस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस क्या होता है? माइनस का 2, I3 प्लस से माइनस माइनस 4I3, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ आ जाइए माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। और करंट कितना है इसमें? I2, तो इसे लिख सकते हैं 3I2। बैटरी आ गई नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो +1 और इज इक्वल टू 0, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा -4I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू -2 + 1 दैट -1, और इधर जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। क्लियर है? ये 4I3, चलो जी लूप ले लो FCDEF, इन लूप FCDEF। चलिए जी F से इधर चलिए, तो देखो पहले बैटरी आ गई प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 1, प्लस से माइनस माइनस, करंट कितना है? 3I2 और ये कितना है? 3, तो आप लिखेंगे 3I2। यहाँ आ गए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ I1 की करंट चल रहा है, तो ये I1 करंट हो गया आपका, ठीक है। या फिर I1 और I2 I3 हो गया, तो बात एक ही है जुड़कर, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है, हमने पहले लिख दिया है I1 इजिकल टू I2 प्लस I3। तो इसको लिख लेते हैं I1, और ये हो गया आपका कितना? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या होता है? -2I1 माइनस से प्लस यानी +4 इजिकल टू 0। तो ये हो गया आपका -2I1 माइनस 3I2 इजिकल टू 4 - 1 दैट 3, इधर जाएगा तो माइनस का 3। दैट्स इट इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आप इजीली I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सोल्व कैसे करना है देखिए, 4I3 प्लस 3I2 इजिकल टू 1, और एक है -2I1 माइनस 3I2 इजिकल टू 3 माइनस का, ठीक है। I1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? I2 I3, तो यहाँ लिख लीजिए -2I2 प्लस I3 माइनस 3I2 इजिकल टू -3, तो -2I2 माइनस 2I3 माइनस 3I2 इजिकल टू -3, तो -2 माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5I2 माइनस के 2I3 इजिकल टू -3। क्लियर हो गया? अब इन दोनों इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक है हमारे पास 3I2 वाली इक्वेशन है, और एक है 4I3, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 4I3 है, इस ये 2 है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें हम, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब तो ये 10th का पार्ट रह गया, आप इजीली सोल्व कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10I2 माइनस 4I3 इजिकल टू -6, और इस इक्वेशन को लिख लीजिए -4 प्लस 3I2 और -4I3 इजिकल टू 1। तो ये आप सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया,
ये कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया माइनस माइनस यानी माइनस का 13i2 इज इक्वल टू माइनस माइनस यानी माइनस का 7, इससे ये कैंसिल हो गया। तो i2 की वैल्यू हो गई 7/13। क्लियर है, i2 की वैल्यू 7/13। अब i2 की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर लीजिए, i1 की वैल्यू आपको i3 और i1 की वैल्यू मिल जाएंगी आपको इजीली। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको i3 की वैल्यू मिल जाएगी। पहले तो i3 की वैल्यू ले लीजिए, -4i3 प्लस 3 इंटू 7/13 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए -4i3 इज इक्वल टू 21/13 इज इक्वल टू 1। तो -4i3 इज इक्वल टू 1 माइनस 21/13। तो -4i3 इज इक्वल टू 13 बन जा 13, 13 में से 21 गए तो कितने बचेंगे 7/13। क्लियर है, तो i3 की वैल्यू आपकी हो गई -7/413। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू। तो वैल्यू आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, i2 की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, i1 की वैल्यू मिल जाएगी, i3 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब i3 की वैल्यू आ जाए तो आप इसमें पुट कर दीजिए तो i1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, ये आप सोल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो i2 की वैल्यू आ गई और i1 और i3 अब इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट था हमारा, कंसेप्ट क्लियर करना था हमें। तो आपको केवल बस इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के उन्हें इजीली सोल्व करना है। ठीक है, डायरेक्शन का बस ध्यान रखना है, डायरेक्शन गलत ना हो। डायरेक्शन गलत होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं जो एग्जाम में आता रहता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, एक यहाँ बना लेते हैं रेजिस्टेंस, तो वैल्यू रख लेते हैं ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। 4 ओम, 1 ओम, 4 ओम हमें कंसेप्ट समझना है बस केवल, और इसको मान लेते हैं हम 2 ओम और इसको भी 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है, और इसको बैटरी को मान लेते हैं 10 वोल्ट और इस बैटरी को मान लेते हैं हम 5 वोल्ट। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ से करंट है I1 और यहाँ से करंट आया I2। ठीक है, सपोज करो इस आर्म में करंट I3, तो यहाँ I1 से I3 चला गया, तो इस आर्म में जो करंट बचा वो बचा आपका I1 माइनस I3। क्लियर है ना भाई, I1 आया, I1 से I3 यहाँ निकल गया तो इसमें बचा I1 माइनस I3। अब ये करंट देखो इसमें ऐड हो गया यहाँ से और इसमें भी, तो इसका मतलब है इस आर्म में जो करंट है वो है I1 माइनस I3 प्लस I2। ठीक है, I1 माइनस I2 प्लस I3। अब यहाँ से देखिए ये I3 करंट, ठीक है, यहाँ जाएगा I2, अब ये I3 करंट इधर जाएगा, तो इधर जो करंट होगा वो होगा I3 माइनस I2। ठीक है, I3 माइनस I2। तो देखो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर I1 ही बचेगा करंट हमारा। ठीक है, I3 से I3 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो I1 करंट इसमें चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है, इनके कुछ नाम दे देते हैं A B C D और E। ठीक है, सर्किट हम पर सोल्व करने आते हैं, साइन हम क्लियर रख सकते हैं। देखिए करंट इधर से एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, इधर रख लीजिए नेगेटिव, इधर से करंट एंटर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, करंट इधर से एंटर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, सेल के अंदर आपको पता ही है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, करंट इधर से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट इधर से तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
और बैटरी और सेल में तो आपको पता ही है माइनस प्लस ऐसे लगाते हैं। चलिए तो फटाफट क्लोज लूप लेते हैं। तो पहला क्लोज लूप ले लीजिए ABCA। इन लूप ABCA, ठीक है, ABCA लेते हैं और ABA को सोल्व करते हैं। तो A से B चलते हैं। A से B पर देखिए करंट है I1 माइनस I3 और रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो और प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -4 I1 माइनस I3। B से C आ जाइए, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस करंट है आपका I1 और रेजिस्टेंस है 2। तो I1 प्लस I3 माइनस I2, I1 माइनस I3 प्लस I2। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से करना है। और अब C से जाएंगे इधर की तरफ। तो C से ये पे एक रेजिस्टेंस और आ गया, उसमें करंट है I1 और प्लस से माइनस जा रहे हैं यहाँ भी, तो ये भी माइनस हो गया, -1 I1। और फिर बैटरी आ गई माइनस से प्लस 10 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसे हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो -4 I1 प्लस 4 I3 -2 I1 प्लस 2 I3 -2 I2 माइनस I1 = -10। तो I1 देखिए -4 -2 -1, तो -7 I1 -2 I2 और 4 और 2 6 +6 I3 = -10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय द लूप ऑफ ABCA। सेकेंड लूप में आ जाते हैं ADCA, ठीक है। इन लूप ADCA, चलिए जी ADCA में तो पहले AD पर जाएंगे। तो AD से I3 करंट आ रहा है और रेजिस्टेंस है 4 ओम का, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो गया, -4 I3 फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस से माइनस माइनस होता है 2 और करंट है आपका I3 माइनस I2 और फिर जा रहे हैं प्लस से माइनस, फिर माइनस, करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 1 ओम और फिर बैटरी आ गई माइनस से प्लस, दैट इज +10 = 0। इसे भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सोल्व कर लीजिए इसे। तो ये हो गया -4 I3 -2 I3 माइनस माइनस प्लस के 2 I2 माइनस का I1 = माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस का I1 है और प्लस के 2 I2 हैं और माइनस के 6 I3 हैं और = -10। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक और बना लेते हैं, फिर आराम से इजीली ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हम I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक और बना लीजिए BEDCB। तो आप ले लीजिए इन लूप BEDCB, ठीक है। आप ऐसे आ जाइए चाहे ऐसे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लोज लूप लेना है आपको, क्लोज लूप और विद साइन चलना है। तो B से E चलिए, कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एक सेल आ गया जो प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दैट इज़ 5। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। D से C पर चलें, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट है इसमें I3 माइनस I2, ठीक है। C से B गए तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस हो गया, रेजिस्टेंस है 2 ओम का और करंट है इसमें I1 माइनस I3 प्लस I2 = 0, ठीक है। 5 को उधर ले जाएंगे तो इसे सोल्व कर लेते हैं। -2 I3 प्लस 2 I2 प्लस 2 I1 -2 I3 एंड +2 I2 = 5। क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ देखिए +2 I1, तो प्लस के 2 I1 ले लीजिए और देखिए यहाँ है 2 I2 और 2 I2 4 I2
और -2i3 और -2i3 -4i3 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हम यहाँ से इन तीन इक्वेशन को सोल्व करेंगे और i1 i2 i3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो देखिए -7i1 -2i2 +6i3 इज इक्वल टू -10, और ये भी है -i1 +2i2 -6i3 इज इक्वल टू -10। तो देखिए ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -8i1 इज इक्वल टू -20, ये कैंसिल। तो i1 की वैल्यू आ गई 20/8। 20/8 का मतलब हो गया आपका 4 से काट दीजिए, 4 5 जा 20, 5/2 एम्पियर। ठीक है, तो i1 की वैल्यू तो आपने यहाँ से निकाल ली। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं i1 i2 और किसी। ठीक है, तो i1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, i1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, फिर i2 i3 की इक्वेशन आ जाएंगी, इसे हम सोल्व कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, i1 कैंसिल हो जाएगा, i2 और i3 की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ भी हम i3 की इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ठीक है, तो लीनियर मेथड है, आप चाहें तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे इसे, तो सिंपल है। ठीक है, आप चाहें तो मैं और इसे आगे सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इजीली, अब i1 की वैल्यू निकाल ली तो i2 i3 की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताना है आपको i2 i3 की वैल्यू आपकी क्या आई है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि i1 की वैल्यू आ गई है, i2 और i3 की वैल्यू निकाल ली है, लीनियर इक्वेशंस बनी हुई है, आप इजीली सोल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि i2 और i3 की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के क्वेश्चन थे। किरचॉफ के क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि बस एक आपको साइन कन्वेंशन का याद रखना है। साइन कन्वेंशन रखेंगे, क्लोज लूप लेंगे, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कि जब ठीक है 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड दिस साइड, ऐसे करके 4 रेजिस्टेंस कोई ब्रिज के रूप में कनेक्टेड हो। ठीक है, और बीच में भी एक वायर हो और उसमें लगा रखा हो हमने गैल्वेनोमीटर, ऐसे करके, और यहाँ लगा रखी हो बैटरी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को बोल दें ये है P, इसको बोल दें ये है Q, इसको बोलें ये है R, इसको बोलें ये है S, या ये R1 या R2 R3 R4 कैसे भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेते हैं कि व्हेन 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज shown in figure, ठीक है, अ बैटरी एंड अ स्विच, एक स्विच और लगा लीजिए, एंड ए बैटरी एंड अ स्विच also connected in circuit when the current flow and there is no deflection, there is
नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर the bridge is called balance bridge। समझ में आ रहा है कि जब चार या 5 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, हो सकता है इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा दें हम, तो 5 भी हो सकते हैं। तो जब हम इसमें स्विच को ऑन क्लोज करेंगे और करंट फ्लो होगा, तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है। जब ये डिटेक्ट मतलब ये इसमें शो ना करे करंट, तो इसका मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं है। अगर इस वायर में कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट यहाँ पहुँच गया। भाई पी से क्यू पर जितना करंट है, अगर पी से आई आ रहा है तो आई क्यू में पहुँचा, तो इसका मतलब है इस आर्म में कोई करंट नहीं है। अगर इस आर्म में कोई करंट नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस इज बैलेंस ब्रिज, सेम कंडीशन, जितना करंट आर से आया उतना ही एस में पहुंच गया। यानी इस यहाँ और यहाँ इस वायर का कोई यूज नहीं है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर हम जो ब्रिज है ये बनता है, इसे हम बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। और अगर ये बैलेंस होता है तो हमें प्रूव करना होता है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, या फिर हम बोल सकते हैं P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। बात एक ही है, आर इधर को ले जाइए, क्यू ले जाइए, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि इफ़ द रेजिस्टेंस रेशियो इज P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, देन दिस ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज। और अगर वो बैलेंस नहीं है तो फिर हमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, आ रहे समझ में। और अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो सिंपल है कि इस रेजिस्टेंस की मतलब इस वायर की में जो करंट है उसकी हमें कोई नीड नहीं है, मतलब है ही नहीं करंट इसमें। तो सीधा सीधा ये और ये सीरीज़, ये और ये सीरीज़, और दोनों बाद में पैरेलल, तो हम सर्किट को बहुत सिंपली सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है जी। तो हमें अब सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व करते हैं हम इसको। सपोज करो यहाँ से करंट आया आई और इस वायर में करंट चला गया आपका I1, ठीक है। तो इस वायर में करंट हो गया I माइनस I1, ठीक है ना। आई करंट यहाँ तक आया तो इसमें I1 गया, तो इसमें I माइनस I1। अब देखिए यहाँ से इस वायर में करंट सपोज करो IG, करंट इन गैल्वेनोमीटर, I1 से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पर जो करंट हो गया वो हो गया I1 माइनस IG। क्लियर है भाई, I1 यहाँ तक आया, I1 में से IG नीचे चला गया, तो यहाँ बचा I1 माइनस IG। चलो जी, I माइनस I1। अब यहाँ से करंट आया और ये इसके साथ मिल गया, तो इस वायर में जो करंट होगा वो होगा I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर है। और इन दोनों करंटों को ऐड करोगे तो मिलकर I हो जाएगा। देखिए ध्यान से, I1 प्लस का है, यहाँ माइनस का, कैंसिल। IG यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कैंसिल, तो बचेगा I। तो इस वायर में फिर वापस करंट आ गया I। दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम इसे सर्किट मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं क्लोज लूप में A B D A। तो पहला लूप ले लीजिए, इन लूप A B D A, ठीक है। A B D A ले लेते हैं। तो A से B, वो मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन याद रखना है, करंट इधर से एंटर कराए तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव गैल्वेनोमीटर है, ये नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इधर आ जाओगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलिए जी लिखते हैं फटाफट। प्लस से माइनस चले तो माइनस होगा, रेजिस्टेंस क्या है P और करंट क्या है आपका I1। क्लियर हो गया, PI1। इसमें आए तो प्लस से माइनस चले, माइनस IG इंटू जी। क्लियर है, IG इंटू जी। चलो जी, क्योंकि G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलिए जी, अब यहाँ आ जाइए, माइनस से प्लस चले तो प्लस, और ये हो गया R और I माइनस I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने पहले बोला है कि अगर हमें बैलेंस प्रूव करना है, बैलेंस प्रूव करना है तो IG इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बैलेंस के लिए कंडीशन है, फॉर बैलेंस। तो इस वायर में करंट नहीं होना चाहिए, तो IG इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं माइनस PI1 प्लस R I माइनस I1 इज इक्वल टू 0, उसे इधर ले जाएं तो माइनस PI1 इज इक्वल टू माइनस R I माइनस I1। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा PI1 या I1P
इज इक्वल टू आर आई माइनस आई वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे। अब लेते हैं हम सेकेंड लूप बी सी डी बी। तो आ जाइए बी सी डी बी में, इन लूप बी सी डी बी। चलो जी बी सी डी बी में चलते हैं, यहाँ से चल देंगे तो प्लस से माइनस चले नेगेटिव, और रेजिस्टेंस है Q और करंट है इसमें I1 माइनस IG। चलो जी यहाँ आ गए। अब माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस, रेजिस्टेंस है S और करंट है इसमें I माइनस I1 प्लस IG। अब चले माइनस से प्लस तो प्लस, करंट है IG और रेजिस्टेंस है G, तो IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। बैलेंस कंडीशन में क्या होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में IG इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ हो गया देखो माइनस QI1 ये 0 हो गया, प्लस S I माइनस I1 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे माइनस QI1 इज इक्वल टू माइनस SI माइनस I1, माइनस से माइनस काट देंगे तो QI1 इज इक्वल टू SI माइनस I1। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। सेकेंड से हम डिवाइड करना है, फर्स्ट को ऊपर लिख लीजिए। तो ये हो गया PI1 इज इक्वल टू R I माइनस I1 अपॉन QI1 और इज इक्वल टू S I माइनस I1। I माइनस I1 से I1 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो आपका हो गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस ब्रिज। क्लियर हो गया। ठीक है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या फिर R इधर ले आइए Q इधर को भेज दिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो अगर ये कंडीशंस है, ठीक है, तो आपको फिर बता देता हूँ, अगर ये कंडीशंस आ रही है तो इसका मतलब है कि इस वायर में कोई भी करंट नहीं है, और इस वायर में अगर कोई करंट नहीं है तो देखिए ये वायर इससे कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, और फिर बाद में इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा। भाई ये दोनों सीरीज में है तो प्लस हो गया, ये दोनों भी सीरीज में प्लस हो गया, बाद में इन दोनों का पैरेलल। हम तो इस प्रकार से हम इनका करंट या रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस ब्रिज। क्लियर है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर हमें इजीली ये निकालना पड़ेगा, फिर हमें वही किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, हम उसे निकाल ही सकते हैं इजीली। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कर भी चुके हैं। ठीक है, आपसे पूछा ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है, और इन रेजिस्टेंस को हम लिख लेते हैं। ये है आपका सपोज करो 5 ओम, और ये है 10 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 5 ओम। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए और आपसे पूछा कि बताइए आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालने से पहले ये 5 रेजिस्टेंस हो गए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बैलेंस ब्रिज, बैलेंस तो नहीं है। तो देखिए P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, मैंने बताया था ना कि इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो ऐसे लिख लीजिए। तो चेक करते हैं हम इसको, 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 5 2। इसका मतलब ये बैलेंस हो रहे हैं। अगर ये बैलेंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिज है। अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो इस 5 ओम की यहाँ कोई नीड नहीं है। ठीक है, यानी ये कनेक्टेड नहीं है। भाई जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट यहाँ है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली यानी हम इसे लिख सकते हैं कि ये है 6 ओम का, सीरीज में हो गए दोनों, और आपका ये भी दोनों सीरीज में हो गए, ये होगा 10 और 2 12। तो हम अब यहाँ से इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, ए और बी।
तो 1/6 आर इक्वलेंट क्या हो गया, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। क्लियर है। तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 3/12 दैट इज 4। ठीक है, तो इस तरह आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कभी भी कॉम्बिनेशंस ऐसे 4, 5, 6 रेजिस्टेंस आते हैं तो आप सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहीं ये केस बैलेंस ब्रिज का तो नहीं है। अगर बैलेंस ब्रिज का है तो जो कनेक्टिंग वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको हम रिमूव करते हैं वहाँ से और डायरेक्टली हम उनको ऐड करके निकाल लेते हैं। क्लियर है। हाँ, अगर वो बैलेंस ब्रिज नहीं है तो फिर हमें वो निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए आपके पास किरचॉफ लॉ है ही। ठीक है, उसके लिए आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं। ठीक है, ऐसे एक सिस्टम बना लीजिए, ये कर लिया। सपोज करो ये 100 ओम, ये 60 ओम। ठीक है, 100 ओम, 60 ओम, 10 ओम, 2 ओम ऐसे ले लिया और इसमें करंट आ गया आपका वही, यहाँ लग रहा है गैल्वेनोमीटर ऐसे करके, और ये बैटरी है। ठीक है, अब आपसे पूछा और बैटरी को आप कुछ भी रख लीजिए, 10 वोल्ट रख लेते हैं हम, चलो समझना है। तो क्या अब ये बैलेंस ब्रिज का केस है? देखिए ध्यान से, 100/60 और 10/2 आपको समझ में आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया कि ये है बैलेंस ब्रिज का केस नहीं है। इसका मतलब यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर हम इसको हटा नहीं सकते हैं, और नहीं हटा सकते तो फिर हमें KVL लगाना पड़ेगा। KVL मतलब समझ रहे हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये हमें फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जैसे मैं पहले क्वेश्चन करा रहा था ऐसे ही करना है। सपोज करो यहाँ से कैसे भी कर लो, आप इसको ले लो I1 + I2 करंट। ठीक है, कोई मान लिया आपने I1 + I2, I ले लीजिए, जैसे आप चाहो ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कोई इसमें कोई रूल्स नहीं है, आपको बस अपने हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर बच्चा ऐसे कर रहा है I1 + 2 तो हम I से नहीं कर सकते, जिससे चाहो उससे कर लो। इसमें आप फ्लो करा दो I1 और इसमें करा दो I2। ठीक है, या 2I ले लो। क्लियर हो गया, 2I ले लो, इधर I और इधर I, जितना करंट कम कर चाहो, जितनी इक्वेशन कम चाहो आप उतना सोल्व कर सकते हो। अच्छा, I1 में से देखिए IG इधर चला गया, तो इधर बचा आपका I1 - IG। क्लियर है। अच्छा, ये IG अब इधर से आ जाएगा और ये IG इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 + IG। ठीक है, ज़्यादा करंट हम ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड जितने चाहो उतने रख लीजिए, लेकिन आपको ही सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश कीजिए कि जो I1 I2 आपने माने हैं वो कम, मतलब जितनी क्वांटिटी कम रहेगी उतना ही ज़्यादा ईजी आप सोल्व कर सकते हैं। I मानकर चल लीजिए, I1 I2, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके पास 2 या 3 वेरिएबल्स हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। इसे ले लीजिए, देखो A B C D E F, तो पहले ले लीजिए A B D A। ठीक है, फटाफट कर लीजिए, मैं इक्वेशन बना देता हूँ आपकी। इन अ लूप A B D A, चलो A B D A में चलते हैं, यहाँ से चलेंगे। अब तो साइन आपको समझ में आ गए होंगे, प्लस से माइनस डिक्रीज, तो -100 और करंट है इसमें I1। इधर चले IG × G। ठीक है, IG × G, -IG × G, और इस G की वैल्यू भी हम कुछ मान लेते हैं। G की वैल्यू सपोज करो आप रख लीजिए यहाँ 1 ओम। ठीक है, तो IG × 1 ओम। ठीक है, वो कितने भी मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लस से माइनस, इधर प्लस से माइनस यानी माइनस से प्लस चले, तो माइनस से प्लस चलोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60I2 = 0। क्लियर है, तो एक इक्वेशन बन गई आपकी, -100I1 - IG + 60I2 = 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ले लीजिए BCDB
इन लूप बी सी डी बी, बी से सी पर चलिए 10 और प्लस से माइनस माइनस I1 माइनस IG, यहाँ चलोगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस से प्लस आ रहे हो। ये करंट है आपका 2 और करंट है इसमें I2 प्लस IG, और इसमें चलेंगे तो आपका माइनस प्लस माइनस IG इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं। -10I1 प्लस 10IG प्लस 2I2 और प्लस 2IG और माइनस IG इज इक्वल टू 0। तो आप इसे लिख लीजिए सोल्व करके, माइनस के 10I1 10IG 2IG 12 में से 1 गया 11IG और ये हो गया प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। एक और लूप ले लेते हैं क्योंकि बिना बैटरी के आपको पता है 0 0 है, ये तो सोल्व हो नहीं सकता, बैटरी या EMF जरूर आना चाहिए। तो एक लूप और ले लेते हैं हम। तो आप ले लीजिए कहीं से भी चल लीजिए ADCEF, या तो आप ऐसे चले जाइए, ठीक है, यानी यहाँ से चल लीजिए FADCEF, या फिर आप चले जाइए FABCEF। तो जैसे चाहे ऐसे चले जाइए, दोनों से इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम चलते हैं सपोज करो ऐप से इन लूप FA, हम चलो ऐसे चले जाते हैं DCEF, ठीक है, क्लियर। आप चाहो तो मैंने बता दिया, आपको याद रखना है, आप चाहो तो ऐसे ऊपर वाले सर्किट से आ जाइए या नीचे वाले से आ जाइए। चलिए ऐप से चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इस आर्म में है, तो ये हो गया -60I1 प्लस I2, ठीक है, -60I1, अच्छा सॉरी I2 है केवल यहाँ, ठीक है, -60I2, भाई इस आर्म में I2 है, देखो ये रहा। अच्छा अब इधर से चलिए, प्लस से माइनस चले, -2I2 प्लस IG, ठीक है। अब ऐसे आ गए, यहाँ आ गई बैटरी, माइनस से प्लस चले तो आपका हो गया +10 इज इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है। देखिए 2 ही लूप लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आप जाएंगे तो इससे लिए तब भी 2 ही आते हैं आपके। तो ये हो गया माइनस का 60I2 माइनस का 2I2 माइनस का 2IG इज इक्वल टू माइनस के 10, तो माइनस का 62I2 माइनस का 2IG इज इक्वल टू -10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन बनने के बाद इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि फिर तो सिंपली आपको पता है 10th वाला मेथड है, लीनियर इक्वेशन से आप इजीली इन्हें सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक इक्वेशन ये रही आपकी फर्स्ट, ठीक है, एक सेकंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो I1 को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, देखिए I1 कैंसिल कर लीजिए इसको करके, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी I2 और IG की। I2 IG की इक्वेशन को यहाँ रखेंगे तो आप सिंपली I2 और IG की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। जब आप I2 IG की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसे फिर वापस I1 में पुट कर लेंगे। तो क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज का मैंने दोनों केस बता दिए। अगर बैलेंस है तो वो सिंपली वहाँ से R इक्वलेंट वगैरह RI निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपको KVL लगाना पड़ेगा और KVL से करंट डिस्ट्रीब्यूट और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी का ही एक और पार्ट होता है इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिसे हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज, या इसको हम स्लाइड मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इट्स प्रैक्टिकल फॉर्म
ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज की ही आपकी प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी आप अपने स्कूल के लैब में जाएंगे तो इसका प्रैक्टिकली फॉर्म करते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पर एक आपको एपरेटस मिलेगा और उस एपरेटस के बारे में ये जानकारी है। एपरेटस देखिए किस टाइप का होता है आपका। एपरेटस पे आप देखिए ध्यान से, आपको एक ऐसा एपरेटस मिलेगा, एक वुड का बोर्ड होगा इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर लगा होगा एक स्केल। ठीक है, जो स्केल होगा 1 मीटर का। ठीक है, 1 मीटर का एक स्केल लगा हुआ होगा इसके ऊपर। ठीक है, यानी 0 to 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो जी, यहाँ से इसके ऊपर एक वायर लगी होगी ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर एक वायर होगी, वो भी आपको समझ में आ गया, 100 सेंटीमीटर की ही होगी। ये 1 मीटर की वायर होने के कारण ही इसका नाम होता है मीटर ब्रिज। ठीक है, 1 मीटर की वायर होती है। और ये वायर किसकी होती है? ये वायर एलॉय की होती है। एलॉय यानी मैंगानिन या टंगस्टन, मैंगानिन और टंगस्टन। ठीक है, इनकी वायर होती है। मेटल की वायर नहीं लेते हैं, क्योंकि मेटल की वायर है, करंट फ्लो करोगे तो हीट प्रोड्यूस करेगी तो वो रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा। तो हम इसीलिए कैसी वायर लेते हैं? एलॉय की वायर लेते हैं, जो मैंगानिन या टंगस्टन की होती है। अब क्या होता है इसके अंदर, देखिए यहाँ से स्ट्रिप्स होती हैं, जो मेटेलिक स्टिक होती हैं, मेटेलिक। ठीक है, यहाँ फिर स्पेस होगा इस टाइप से, फिर एक और स्ट्रिप होगी, फिर एक और स्ट्रिप ऐसे यहाँ होगी। क्लियर है? इस तरह की होंगी। यहाँ पर 2 खाली स्पेस होते हैं जिनके अंदर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसको हम बोल देते हैं अननोन रेजिस्टेंस, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और ये होता है नॉन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हमें जानकारी होती है। और रियलिटी में यहाँ रेजिस्टेंस की जगह पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं ताकि एक एक बार बार हम उस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें कि 1 ओम पर, 2 ओम पर, 3 ओम पर, क्योंकि हमें जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं कम से कम 3-4 टाइम्स करने होते हैं। अब बार बार हमें रेजिस्टेंस हटाएंगे फिर लगाएंगे, तो इसकी जगह पर क्या लगा देते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप अपने स्कूल में जब देखोगे तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और उसमें ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं 1। ठीक है, इस टाइप से आप जिस की को निकाल लेंगे वो उतने का ही रेजिस्टेंस हो जाएगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ऐसे करके रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, यहाँ अननोन हो गया। यूज़ किस लिए कर रहे हैं? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। इसका यूज हम करते हैं कि हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है जिसके बारे में हमें नहीं जानकारी होती है। और इसको फिर हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, की लगा देते हैं और ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं हम इसे। चलो जी, और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एक यहाँ वायर होती है और इसमें लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक होती है जॉकी। ठीक है, तो ये कुछ सेटअप होता है आपका मीटर ब्रिज का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये होती है मेटेलिक स्ट्रिप्स, मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, ये अननोन, ये बता ही दिया मैंने, ये आपको पता ही है। ये सेल या बैटरी हो गई आपकी, ये हो गई की, ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, और ये वायर, और मैंने बता ही दिया इनके बारे में। और ये होती है जॉकी, इसको हम जॉकी बोलते हैं। जॉकी क्या है? रियलिटी में एक स्लाइडर होता है। ठीक है, स्लाइडर होता है। तो इसका यूज़ किस लिए है आपको समझ में आ रहा है? इसका यूज़ है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। हमें एक अननोन रेजिस्टेंस मिलता है, उसको हमें पूछता है कि बताइए वायर या जो है वो कितने रेजिस्टेंस की है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हो गया। तो अब क्या करते हैं कि ये डिपेंड किस पर करता है? ये नल पॉइंट मेथड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन नल पॉइंट मेथड्स। नल पॉइंट मेथड पर ये वर्क करता है, याद रखना है।
नल पॉइंट मेथड क्या होता है? नल पॉइंट मेथड ऐसा होता है कि जब हम इस जॉकी को, ठीक है, इधर कनेक्ट करने के बाद जब हम इधर करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो सब इस साइड होगा, क्लियर। और जब हम इधर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जब हम इसको सेटअप को देखते हैं कि वास्तव में ये सेटअप एक्यूरेट है, तो क्या होगा कि जब हम जॉकी को इधर टच करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, और जॉकी को जब इधर टच करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस साइड होगी। यानी करंट की डायरेक्शन एक ही साइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही साइड है तो इसका मतलब आपका जो सेटअप आपने किया है वो सही नहीं है, वो आपको सही करना है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको पता है कि नल पॉइंट मिलेगा, यानी बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर करंट नहीं होगा। भाई इधर करंट इधर है, करंट इधर है, तो इसका मतलब है इस वायर में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इधर और इधर, और उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं नल पॉइंट मेथड। और जॉकी से हमें वही पॉइंट फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, वही जॉकी से हमें फाइंड करना है। तो सपोज करो कि यहाँ ए डी और इसे मान लेते हैं बी, तो इसका मतलब है सपोज करो डी पर हमें नल पॉइंट मिल गया इसका, ठीक है, डी पर नल पॉइंट मिल गया। तो ये आर देखो बीटा ब्रिज ही है, तो आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू एस अपॉन बी डी। क्लियर हो गया भाई? आपका क्या था, ये बीट स्टोन ब्रिज ही है, तो आर अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये बैलेंस हो गया तो रेजिस्टेंस आर पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, सिंपल हो गया। चलो जी, इसको मान लेते हैं हम एल, तो बची हुई कितनी बची, आपको समझ में आ रहा होगा कितनी बची, 100 माइनस एल। भाई टोटल कितनी है 100, ये एल है तो वो 100 माइनस एल, तो हम लिख सकते हैं आर अपॉन आर, आर इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए वायर का, इंटू एल इज इक्वल टू एस अपॉन आर और 100 माइनस एल। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू हमें समझ में आ गई। आर की वैल्यू होगी यहाँ से एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस। क्लियर है? एस हमें जानकारी होती है, एल क्या है, नल पॉइंट है, 100 माइनस एल बचा हुआ वायर मिल जाएगा, तो हम इससे अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस, ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिए। चलिए, तो इस तरह का ये है प्रैक्टिकल फॉर्म किसका, बैलेंस ब्रिज का। तो आपको समझ में आ गया कैसे वर्क करता है, क्या प्रैक्टिकल है इसका, क्या क्या चीज़ होती हैं, आपको समझा दिया मैंने शॉर्ट में ही, ताकि आप इसे इजीली सोल्व कर लें। तो ये आपका शॉर्ट एक मेथड था इसका, और इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है, किस पर वर्क करता है, नल पॉइंट मेथड पर वर्क करता है, ठीक है, ये याद रखना है। ये वायर किसकी होती है, ये मैंगानीज या टंगस्टन की वायर होती है, ठीक है। और ये सेटअप आपने देख लिया, अब आप स्कूल जाएंगे और इस प्रैक्टिकल को आप इजीली सोल्व करके देख सकते हैं। ये जॉकी स्लाइडर होती है, और इसको हम बस थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है बार बार इसको कर दो, जिससे कि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए। ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म की है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की है, ताकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर होती है, ताकि ऐसा ना हो कि इसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो, तो फिर इसके रेजिस्टेंस की वजह से इसके रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये था सेटअप आपका मीटर ब्रिज और स्लाइड मीटर ब्रिज। अब आप इसे इजीली आसानी से समझ गए हो और आप इसे लिख सकते हो। मैंने इनके पॉइंट्सों को बता दिया है आपको, ठीक है। याद कुछ नहीं, रटना कुछ नहीं है, मैंने फिर बार बार बोलता हूँ, रटना नहीं है, समझना है हमें। कंसेप्ट इज पावर। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसे अब आसानी से इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बैलेंस ब्रिज हो गया और स्लाइड मीटर ब्रिज हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं। देखिए क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ इसे मान लीजिए 6 ओम, इसे मान लीजिए 3 ओम, इसे मान लें S, यानी जो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सेटअप कैसे भी दे सकता है, सेटअप की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ऐसे दे दिया। और जो नल पॉइंट है वो दे दिया हमें 40 सेंटीमीटर पर। तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ S, आप निकाल सकते हैं सिंपली, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है? ये इस साइड से है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आप इजीली निकाल लीजिए।
तो इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी। टोटल कितनी होती थी 100, ठीक है, ये 40 है सपोज करो, तो ये 40 है, तो ये बची हुई कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। तो 6 और 3 किस में है, पैरेलल है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2। भाई ये तो करा हुआ है आपने पहले, 1/6 + 1/2 दैट इज 6, 1 + 3, ठीक है, 6 और 3 है, ठीक है, 6 और 3, तो ये 2 और 1 3/6, 6/2 दैट इज 2 ओम। तो हम लिख सकते हैं 2/40 = S/60। तो सिंपली आप इसे सोल्व कर लीजिए, 2 2 × 4 और 6 2 × 12, तो यानी ये जो रेजिस्टेंस है कितने ओम का है, 12 ओम का। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 2/40 = S/60, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 4S = 6 2 × 12, तो S = 12/4, सॉरी 3 ओम का हो गया, ठीक है। तो ये करना है 3 ओम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह के मैथ अब क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, आ जाएं तो इसमें। तो व्हीट स्टोन ब्रिज पर क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। इस वीडियो में देखिए आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करिए। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है लेंथ, ठीक है, क्योंकि सिंपल था कि किरचॉफ लॉ था, इसीलिए मैंने बताया किरचॉफ लॉ और मीटर ब्रिज, बैलेंस ब्रिज, ठीक है, इन सब का कंसेप्ट हमने क्लियर किया। और अब हमारे पास जो बचेगा वो पोटेंशियोमीटर और पावर और एनर्जी का एक कंसेप्ट और रहा है। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट इस पावर, बार बार बोलता हूँ, आपको रटना कुछ नहीं है, आपको समझना है। जहाँ भी आपको डाउट लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे उसके लिए, आपके डाउटों के लिए भी एक अलग वीडियो बनाएं और आपके डाउट क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें। और रूट ऑफ स्टडी आज आप कल जानते ही हैं कि हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं 1st to 12th ऑल सब्जेक्ट, और भी टीम को हम अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नोट्स PDF पर वर्क चल रहा है, जो जल्दी ही आपके पास अपलोड हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए रूट ऑफ स्टडी के साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। ओके बाय।